नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अनंता टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वह है स्वदेशी जागरण मंच रोहिणी जिले के संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा जी। तो आइए हम रूबरू कराते हैं आपको अनिल कुमार शर्मा जी से। अनिल कुमार शर्मा जी, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अनिल जी, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना कब हुई, इसकी आवश्यकता हमारे समाज को क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई? 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और जैसा आप सभी को पता है कि अपना देश कृषि प्रधान देश था और अभी भी है, तो उसी पर आधारित एक स्वदेशी मॉडल पर आधारित एक विकास मॉडल अपने देश में लागू हुआ। बड़े बड़े बांध की स्थापना हुई ताकि सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। बड़ी बड़ी सड़कों को जाल फैलाया गया, रेलवे नेटवर्क फैलाया गया, बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। लेकिन 1991 तक आते आते धीरे धीरे जिस विकास को हम लेकर चले थे, जिस गति की हमने सोचा था कि ये लक्ष्य जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, वो लक्ष्य हम जो है ना पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए। तो और पूरे देश में एक ऐसी अव्यवस्था सी नज़र आने लगी आर्थिक रूप से, जैसे आर्थिक ढांचा चरमराने लगा। 1980-85 आते आते जो कम्युनिस्ट मॉडल था रूस का, पूरी दुनिया से वो भी धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा और पूरी दुनिया में अमेरिका और पश्चिमी देश, उनका जो आर्थिक विकास का मॉडल था वो पूरी दुनिया को आकर्षित करने लगा और पूंजीवादी व्यवस्था पूरी दुनिया में स्थापित होने लगी। उसी के बीच में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को और 1948 में इसकी गेट की स्थापना हुई थी। गेट की स्थापना के समय में उसकी वार्ताओं की, गेट के 8 वार्ताओं के दौर चले, जिसके बाद में एक प्रस्ताव आया जिसको गेट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल के नाम पर डंकल प्रस्ताव का नाम दिया गया। अमेरिका और पूंजीवादी देशों ने पूरी दुनिया को डंकल प्रस्ताव के आधार पर व्यापार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जितनी हमारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, सारे देश अपने द्वार उनके लिए खोल दें, उनके लिए आयात शुल्क कम करें, अपने आर्थिक बैरियर पूरी तरह से हटाएं ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में जाकर व्यापार कर सकें और उन देश भी विकास की गति को तेज कर सकें। पूरी दुनिया को विश्व व्यापार संगठन से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक से सस्ते ऋण का लालच दिखाया गया और पूरी दुनिया में एक आर्थिक विकास का नया मॉडल पूरी दुनिया को बताया गया। उसी में जब 1991 में नरसिम्हा राव सरकार की स्थापना देश में हुई, तो 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 को 2 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ। 11% 1 जुलाई 1991 को हुआ और 3 जुलाई 1991 को 10% रुपये का अवमूल्यन हुआ। इस प्रकार 21% रुपये का अवमूल्यन हुआ ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में आकर व्यापार कर सके और डॉलर और रुपये के बीच में संतुलन स्थापित किया जा सके। उसी समय पर और दुनिया भर की कंपनियां देश में आनी शुरू हुई और ये एक तरीके से जो हमारे जो उद्योगपति थे उन पर संकट के बादल मंडराने लगे और ऐसा लगने लगा कि सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे व्यापार पर कब्जा कर लेंगी। उस समय पर परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जो कि भारतीय मजदूर संघ और किसान संघ नाम के संगठन चलाते थे, उन सभी संगठनों में जितने भी कार्यक्रम जो तो स्वदेशी के विषय में वो सारी बातें अपनी करने लगे, स्वदेशी के विषय में लोगों को बताने लगे। उनको दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को संघ में एक दूरदृष्टा के रूप में भी जाना जाता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपनी दूरदृष्टि से देख लिया कि जिस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के अंदर आ रही हैं, ये हमारे सारे उद्योग धंधे को निगल जाएंगी और जो कि वर्तमान में हम सभी लोग देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जब ये संकट देखा तो उन्हें लगा कि एक ऐसे संगठन, क्योंकि जो ये किसान संघ और मजदूर संघ के थे, उनके अपने कार्य क्षेत्र थे, तो उन्हें लगा कि स्वदेशी की रक्षा ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें एक नए संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 22 नवंबर 1991 को परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की। प्रोफेसर मधुकर गोविंद बाकरे के नेतृत्व में, जो कि नागपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, स्वदेशी जागरण मंच के प्रथम संयोजक वही थे। उनके नेतृत्व में 22 नवंबर 1991 को स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई। स्वदेशी जागरण मंच का कार्य क्षेत्र क्या है और वर्ष भर इसकी क्या क्या गतिविधियां रहती हैं, कृपया वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। स्वदेशी जागरण मंच मुख्यतः सरकार की आर्थिक नीतियों पर अपनी पैनी नज़र रखता है कि सरकार जो अपनी नीतियां बना रही है, सरकार जो नीतियां लागू कर रही है देश के विकास के लिए, वो आम जनता के हित में हैं या नहीं है, वो जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके हित में हैं या नहीं है। कहीं उनका हित तो इन नीतियों से नहीं हो रहा। सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पुरानी सरकारें हों, कई बार स्वदेशी जागरण मंच के विषय में लोग सोचते हैं कि भाई ये संगठन कोई भाजपा से जुड़ा हुआ संगठन है, लेकिन ऐसा नहीं है।
सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, स्वदेशी जागरण मंच हमेशा जो ऐसी नीतियाँ हैं जो व्यापारियों के हित में नहीं है, जो आम जनता के हित में नहीं है, उनका हमेशा से विरोध करता रहा है। और ये स्वदेशी जागरण मंच का कार्य निरंतर चलता रहता है। बल्कि स्वदेशी जागरण मंच की वर्ष भर में गतिविधियाँ यही रहती हैं। अपने एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष में होता है, राष्ट्रीय विचार वर्ग लगते रहते हैं, जहाँ पर हमारे जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ आकर कार्यकर्ताओं को अपनी प्रशिक्षित करते हैं। मासिक बैठकें होती रहती हैं, प्रत्येक मास में एक बैठक होती है। मासिक बैठकें जिला स्तर पर भी होती हैं, विभाग स्तर पर भी होती हैं, प्रांत स्तर पर भी होती हैं। तो इस प्रकार जितने भी तात्कालिक विषय आते रहते हैं, वर्तमान में जो विषय आते रहे, चाहे वो श्री राम मंदिर का विषय रहा हो, चाहे और दूसरे विषय रहे हों, स्वदेशी जागरण मंच उन सब विषयों पर लगातार अपना कार्य करता रहता है। जैसे हमने पिछले समय एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। हस्ताक्षर अभियान में हमने पूरे भारतवर्ष से लगभग लोगों के हस्ताक्षर कराए इस विषय पर। उन लोगों से को प्रतिज्ञाबद्ध कराया कि मैं स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करूँगा। उसके पश्चात एक रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच ने किया, जिसमें लगभग पूरे भारतवर्ष से 1 लाख लोगों ने भाग लिया। रोहिणी जिले से भी कम से कम 2,500 से 3,000 कार्यकर्ताओं ने उस रैली में भाग लिया। वर्तमान में भी स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के नाम से एक अभियान चलाया है लोगों में जन जागृति लाने के लिए कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विशेष रूप से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। जैसे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, वर्ष भर में किसी की जन्मतिथि आती है, किसी की पुण्यतिथि आती है, स्वदेशी जागरण मंच उनको भी याद समय समय पर करता रहता है। ये अभी इस साल ये जो वर्ष है अपना, जो स्वदेशी जागरण मंच के अपने संस्थापक हैं परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, ये उनका जन्मशती वर्ष है। तो स्वदेशी जागरण मंच ने उनके जन्मतिथि पर एक हवन का आयोजन किया और वर्ष भर में कार्यक्रम चले। इस बार थोड़ा सा कोरोना का संकट रहा तो हमने ऑनलाइन लोगों से संपर्क स्थापित किया और ऑनलाइन लोगों के साथ में संवाद करके दत्तोपंत जी के विषय में बताया, स्वदेशी जागरण मंच के विषय में बताया। तो मैं आपको बता दूं कि स्वदेशी जागरण मंच वर्ष भर आम जनमानस के हित के मुद्दों के लिए सक्रिय रहता है। जैसे एक विषय मैं आपको बताऊं, जब अपनी एक फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स की कंपनी थी, जो कि अपने विन्नी बंसल और सचिन बंसल जो अपने हिंदुस्तान के लोग थे जिन्होंने उस कंपनी को शुरू किया। लेकिन जैसे बताया कि एक समय आता है जब जो बड़ी कंपनी, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। ऐसे ही वॉलमार्ट अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसने दोनों बंसल बंधुओं को लालच देकर फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। उनको बहुत अच्छा अमाउंट दिया, वो भी उस लालच में आ गए और कंपनी को बेच दिया। अब जब कंपनी बिक गई, वॉलमार्ट का जो बिज़नेस मॉडल है वो ये है कि वो एक तरीके से रिटेल के बिजनेस, जहाँ वो बिज़नेस करते हैं वहाँ पर रिटेल के बिज़नेस को पूरी तरह समाप्त कर देता है। उससे हमारे जो छोटे मोटे दुकानदार भाई हैं उन पर एक तरह संकट के बादल थे। तो स्वदेशी जागरण मंच ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया और जब वॉलमार्ट के CEO इस डील के लिए भारती में आए मानसिंह होटल में, स्वदेशी जागरण मंच ने वॉलमार्ट होटल के सामने उसके विरोध में एक प्रदर्शन किया। रोहिणी जिले के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हुए और हम लोगों ने गिरफ्तारी भी दी और उसका पूरी तरह से पुरजोर विरोध किया। और उस विरोध का ही कारण ये रहा कि सरकार ई-कॉमर्स पर अपनी एक नीति लेकर आई और ये क्या है, कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म डिस्काउंट पर सामान नहीं बेच पाएगा। ये स्वदेशी जागरण मंच के प्रयासों का ही परिणाम था। अब किस प्रकार हमारे प्रचार रहता है पूरे वर्ष भर में, तो प्रचार हमारा यही रहता है कि एक तो हम स्वदेशी मेले लगाते हैं जगह जगह, दीपावली के आसपास त्योहारों के समय पर लोगों का अवेयरनेस लगाते हैं। उसमें जितने भी हमारे छोटे छोटे लघु उद्योग निर्माता हैं उनकी वस्तुओं के स्टॉल लगाते हैं, जनता को उसमें लेकर आते हैं ताकि उनको पता लगे कि छोटे छोटे उद्योगपति हमारे क्या सामान बना रहे हैं, क्योंकि उनका प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम रहता है। तो हम स्वदेशी मेले के माध्यम से उनका प्रचार करते हैं, लोगों में अवेयरनेस करते हैं, लोगों में जागृति लेकर आते हैं कि उस स्वदेशी सामान को खरीदें। इस प्रकार कोई भी ऐसा विषय आता है तो उस पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे दीपावली का अभी त्यौहार आने वाला है, तो दीपावली पर हम लोगों में जन जागृति लेकर आते हैं कि वो चीनी लड़ियों की बजाय स्वदेशी लड़ियाँ लगाएं, स्वदेशी लड़ियों की बजाय भी मिट्टी के दिए जलाकर अपने घर में दीपावली मनाएं। मिट्टी के दिए जलाने से क्या लाभ होता है कि उसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होता है। मिट्टी के दिए जलाने से हमारे कुमार भाइयों का उद्योग धंधा चलता है, उनकी आजीविका चलती है। तो इस प्रकार स्वदेशी जागरण में जैसे होली पे है, हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो किसी प्रकार से भी चीनी पिचकारियों को इस्तेमाल ना करें, चीनी रंग का इस्तेमाल ना करें, अपने देश में बने हुए रंग, अपने देश में बने हुए गुब्बारे उनका इस्तेमाल करें, अपने देश में बनी हुई पिचकारियों का इस्तेमाल करें। इस प्रकार लोगों में जन जागरण का अभियान विभिन्न माध्यमों से हम करते रहते हैं। कोई भी ऐसा विषय आता है वर्तमान में, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे अन्य दूसरे विषय हो, स्वदेशी जागरण मंच की अन्य संगठनों को भी हर विषय पर सहयोग की भूमिका हमेशा रहती है। तो इस प्रकार प्रचार के माध्यम रहते हैं। जैसे मेला होता है तो होर्डिंग है, बैनर हैं, पोस्टर हैं,
छोटी छोटी जनसभाएं करके। तो इस तरीके से स्वदेशी जागरण मंच का प्रचार वर्ष भर चलता रहता है अपने रोहिणी जिले में। अनिल जी, वर्तमान में चीन से जिस प्रकार सीमा पर अतिक्रमण किया, उसके बाद के जो परिदृश्य रहे हैं, उसमें स्वदेशी जागरण मंच की मतलब क्या भूमिका रही है? कि चीन के विषय में जैसे हम सभी को पता है कि चीन एक तरीके से धूर्त और मक्कार देश है। उसकी नीतियाँ हमेशा विस्तारवादी नीतियाँ रही हैं, और पूर्व में भी उसने 1962 में भारत का लगभग 43,150 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अपना कब्जा किया हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार है, तो चीन ने वर्तमान सरकार के समय में भी पहले भी एक घटना की ऐसी डोकलाम में, लेकिन सरकार उसके सामने झुकी नहीं। पहले की सरकारों की जो नीति रही वो ये रही कि चीन हमेशा से हमारी सीमाओं में 8-10 किलोमीटर घुसता था, और जो पिछली सरकारें थी वो एक समझौता करती थी, लंबे समय में दबाव में आकर अपने ये समझौता कि दोनों पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में 4-5 किलोमीटर पीछे जाएंगे। तो हम अपने क्षेत्र में 4-5 किलोमीटर पीछे आ जाते थे, और चीन जो है हमारे क्षेत्र में 10 किलोमीटर घुस के 5 किलोमीटर पीछे जाता था, और हमारे 5 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लेता था। चीन की इस प्रकार से विस्तारवादी नीति रही है। चीन ने इस बार भी यही सोचा था, और 14-15 जून की रात्रि में गलवान घाटी में जो घटना हुई, जिसमें हमारे भी 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन चीन के 43 सैनिक लगभग उस घटना में मारे गए। तो उस घटना के बाद से पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल था। सरकार ने भी अपनी नीतियों में बदलाव किया, और सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। स्वदेशी जागरण मंच और अन्य संगठन भी सभी सक्रिय हुए। लेकिन जैसा कि स्वदेशी जागरण मंच के विषय में सभी लोगों की ये रहता है कि स्वदेशी जागरण मंच चीन के विषय पर मुखर रहेगा, और हुआ भी यही। स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे भारतवर्ष में जगह जगह चीनी वस्तुओं के विरोध में प्रदर्शन किए। रोहिणी जिला की टीम ने भी अपने क्षेत्र में 6 जगह पर विरोध प्रदर्शन किए, और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए लोगों को प्रेरित किया। और ये स्वदेशी जागरण मंच की मुहिम का ही परिणाम रहा कि सरकार ने टिकटॉक और वीचैट समेत 59 चीनी ऐप पर पहले प्रतिबंध लगाया, और 36 चीनी ऐप पर पुनः प्रतिबंध लगाया। लगभग आज 95 चीनी ऐप पर भारत में इस्तेमाल पर पूरी तरह से सरकार ने प्रतिबंध लगाया। और अभी 2 दिन पहले सरकार ने चीनी कलर टीवी के भारत में आयात पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और कोई भी चीनी कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट से पहले सरकार की अनुमति लेगी, ऐसा नियम भी इस सरकार ने स्वदेशी जागरण मंच के मुहिम के कारण ही बनाया है। तो इस प्रकार स्वदेशी जागरण मंच लगातार चीन के मुद्दे पर सक्रिय है, और वर्ष भर और आगे भी ऐसे अभियान चीन के विरुद्ध चलाता रहेगा, और चीन के आगे हम किसी भी प्रकार से झुकेंगे नहीं, और चीन का विरोध हमेशा करते रहेंगे। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन में स्वदेशी जागरण मंच रोहिणी जिले की क्या भूमिका रही है, इससे आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अवगत कराइए। देखिए, राम मंदिर का विषय वैसे तो मूलतः विश्व हिंदू परिषद का विषय था। इस पूरे आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में ही इस पूरे आंदोलन को चलाया जा रहा था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच हर संगठन के साथ एक सहयोगी भूमिका में रहता है, उसके अपने विषय अलग रहते हैं, लेकिन जितने भी विषय ऐसे देश हित से जुड़े होते हैं, समाज हित से जुड़े होते हैं, उनमें सहयोगी भूमिका में स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से रहा है। जब राम मंदिर विषय पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि राम मंदिर का विषय सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता में नहीं है, तो इस देश के 100 करोड़ हिंदू जनमानस आक्रोशित था, क्योंकि ये विषय राम का नहीं था। ये इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के मन में बसने वाले, उन 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य श्री राम के विषय में टिप्पणी थी। मतलब अफजल गुरु का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता में हो सकता है, अफजल गुरु के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे भी सुनवाई कर सकती है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा उनकी प्राथमिकता में नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस विषय पर पूरा जनमानस आक्रोशित था, और इस पर संघ के सभी संगठनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस आक्रोश के वजह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के विरोध में एक रैली रामलीला मैदान में आयोजित की जाए, और उससे पहले जगह जगह श्री राम मंदिर के लिए यात्राएं निकाली जाएं। तो उसमें रोहिणी जिला स्वदेशी जागरण मंच की टीम ने भी श्री राम मंदिर रथ यात्रा का आयोजन रोहिणी जिले में किया, और जब रामलीला मैदान पर रैली आयोजित हुई तो उसमें भी हज़ारों की संख्या में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उस रैली में हिस्सा लिया। और आज सभी संगठनों के आंदोलनों का ही परिणाम है, और स्वदेशी जागरण मंच भी उसमें सम्मिलित रहा कि
100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य देव श्री राम के मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहा है और ये सबके लिए दीपावली मनाने का। चीन के साथ व्यापार पर आपके क्या विचार हैं? स्वदेशी जागरण मंच किसी भी देश के साथ व्यापार के विरुद्ध नहीं है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच की जो व्यापार की अवधारणा है वो इस तरीके से है कि जो सामान हमारे उपयोग से अधिक हमारे पास है वो हम दूसरे देशों को व्यापार करें, दूसरे देशों में बेच दें, और जिस सामान की हमें आवश्यकता है वो हम दूसरे देशों से मंगा लें। ये स्वदेशी जागरण मंच की व्यापार के बारे में अपनी सोच है। लेकिन चीन ने पिछले समय में क्या किया, जैसे मैंने चीन के बताया, चीन एक धूर्त और मक्कार देश है। तो चीन ने अपने यहाँ क्या किया, चीन ने दुनिया भर की कंपनियों को अपने देश में बुलाकर वहाँ पर सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराई, सस्ती लेबर उपलब्ध कराई, सस्ती बिजली उपलब्ध कराई। जैसे आपको पता है कि चीन में एक पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वो जो चाहे करते हैं। वहाँ पे हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर किसी भी विषय पर कोई प्रस्ताव आता है तो कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन, महीने उस पर संसद में चर्चा चलती है, उसके बाद उसमें प्रस्ताव पास होकर कानून बनता है। चीन में ऐसा नहीं है। चीन में एक पार्टी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और रातों रात कोई भी कानून बनाती है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण के विषय पर हो, चाहे किसी अन्य विषय पर हो। तो चीन में ने अपने यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियों को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया और अपने यहाँ पर एक बड़ा औद्योगिक हब अपने यहाँ पर खड़ा किया। चीन में लेबर सस्ती होने की वजह से कुछ वो घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बिजली वहाँ पर सस्ती है, और ज़मीन मैंने जैसे बताया बहुत सस्ती है, तो वहाँ का पूरा सामान बहुत सस्ता बनता है। तो चीन ने सारे सामान को दुनिया भर के बाज़ारों में डंप करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार उसने भारत में भी किया। और भारत में जब चीनी सामान आया तो बाज़ार में चीनी सामान सस्ता होने की वजह से, जैसे आम आदमी की मानसिकता होती है कि वो सस्ते सामान की तरफ जल्दी जाता है, तो इस चीनी सामान लोगों ने खरीदना शुरू किया। इस तरह से भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। तो ये चीन ने एक अपनी नीति अपनाई। जो चीनी सामान शुरू में सस्ते मिलते थे, जब भारतीय उद्योग धंधे ठप हो गए और वहाँ पर उनका उत्पादन बंद होगा, तो वही सामान आज चीन ने एक नीति के तहत अपने महंगे कर दिए। और लोग, क्योंकि भारत में उनका उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया, तो लोगों ने चीनी सामान खरीदना उनकी मजबूरी हो गई। इस प्रकार ये चीन की एक नीति रहती है पूरी दुनिया में, और स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध करता है। वैसे भी चीन के सामान, हमारा जो आयात निर्यात है, लगभग हमारा $50 बिलियन घाटे में हमारा व्यापार चीन के साथ रहता है। तो स्वदेशी जागरण मंच चीन की इस नीति का हमेशा से विरोध करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। वर्तमान में भी चीन की सरकार क्या कर रही है, चीन की सरकार यही करती है। चीन में जो लेबर हैं, जैसे मेरे अभी एक जानने वालों ने बताया, वो चीन में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो फैक्ट्री होती है उसी के आसपास जो है ना लेबर के रहने का स्थान बनाते हैं, और 14-14 घंटे वो अपने यहाँ की लेबर से काम कराते हैं। तो वहाँ की लेबर इतनी सस्ती पड़ती है कि वहाँ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बड़े सस्ते यहाँ के बाज़ारों में उपलब्ध होते हैं। तो यही एक कारण है कि स्वदेशी जागरण मंच चीन के साथ व्यापार का हमेशा से विरोध करता है। क्योंकि कोई भी व्यापार किसी के साथ होता है तो दोनों जो पार्टी है व्यापार करने वाली, दोनों का लाभ उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी का लाभ हो रहा है, दूसरी पार्टी लगातार घाटे में जा रही है। जबकि चीन की व्यापार नीति इसी पर आधारित है कि वो अपना लाभ देखता है। और भारतीय कंपनियों को देखो, पिछले समय में एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको, एक API है जो अपनी दवाइयाँ हैं उनमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल ग्रेडियंट, जो अपनी दवाइयाँ बनती हैं उनमें वो इस्तेमाल होता है, वो मेन ग्रेडियंट है दवाई में बनाने के लिए। तो पिछले समय में क्या है कि चीन ने API बड़े सस्ते रेट में भारत को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, और 1990 तक जो भारत API का निर्यातक देश था, वो आते आते धीरे धीरे क्योंकि चीन से सस्ता माल मिलना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे भारत जो है आयातक बन गया, और आज API का प्रोडक्शन भारत में 0 है। तो उससे क्या है कि अभी जैसे कोरोना जैसी महामारी चली, तो चीन ने अगर API हमें देना बंद कर दिया, और पूरी दुनिया में भारत दवाइयों के व्यापार में सबसे आगे है, तो बिना API के हम कौन सी दवाई बनाएंगे। तो चीन की नीति रहती है कि अपने ऊपर दूसरे को निर्भर कर देना। इस प्रकार जब कोरोना के समय में चीन से जो टेस्टिंग किट मंगाई गई तो वो ख़राब निकली, और जब चीन को इस बारे में बताया गया तो वो स्वीकारने को भी तैयार नहीं था।
लेकिन उसका लाभ ये हुआ कि आज भारतीय कंपनियां जो है लगभग जो है 2 लाख टेस्टिंग किट, 2.5 से 3 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क अपने यहाँ लगभग डेली बना रही है। तो इस प्रकार हम अपने चीन से सामान ना मंगाकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और स्वदेशी जागरण मंच इसी अवधारणा पर काम करता है कि हम चीन पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर बने और इस स्थिति में आएँ कि हमारा सामान दुनिया भर के देशों को उपलब्ध हो सके। यही हमारी चीन के साथ व्यापार की नीति रहती है। कोरोना जैसी महामारी पर स्वदेशी जागरण मंच रोहिणी जिले द्वारा क्या क्या सराहनीय कार्य किए गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे ही कहूँगा कि कोरोना वायरस नहीं, ये चीनी वायरस है। और जब इस चीनी वायरस की वजह से विषम परिस्थितियाँ पैदा हुई और लॉकडाउन लागू हुआ, तो स्वदेशी जागरण मंच रोहिणी जिला की टीम ने निर्णय किया कि जितना संभव हो सकेगा हम अपने आसपास के लोगों की सहायता करेंगे। और इसी कार्यक्रम के तहत हमने लगभग 1,36,000 रुपये की राशि एकत्रित की। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, किसी कार्यकर्ता ने सहयोग देने के लिए मना नहीं किया और किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, सभी ने सहयोग राशि दी, जिससे 1,36,000 रुपये की राशि हमने सेवा भारती में दी, जिसकी मदद से लोगों को सूखे राशन की किट वितरित की गई। हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वयं भी, और हमने अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं से सबसे यही कहा कि वो बाहर ना निकलें, लेकिन अपने आसपास के जितने भी परिवार हैं, अगर उसमें से किसी परिवार को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो अपना उसकी मदद करें, अपने आप से मदद करें। यह एक हमारी संगठन था सेवा भारती, उनके सहयोग से उनकी मदद करवाई। 162 सूखे भोजन की किट भी हमने अपने आप से वितरित की। और एक श्री पीठम संस्था है, उनके सहयोग से राजापुर में 5 दिन तक भंडारा चला। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता भी उसमें लग रहे हैं। हमारे नारपुर नगर के संयोजक हैं रूपक शर्मा जी, वो उसमें रहे। लगभग 4,000 लोगों को वहाँ भोजन वितरित किया। और जो स्थानीय सांसद हैं उनके कार्यालय में भोजन वितरण का कार्यक्रम चला, सूखी भोजन किट का वितरण चला। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता, जिसमें मुख्यतः हमारे जिला से संयोजक हैं श्री संदीप जी, हमारे नारपुर नगर के संयोजक हैं रूपक शर्मा जी, हमारे स्वदेशी कार्यकर्ता हैं अनुज तोमर जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, वो लगातार वहाँ पर उसमें सहयोग करते रहे। हमारे यहाँ के शहीद सुखदेव नगर के नगर संयोजक हैं अपने दिनेश शर्मा जी, उन्होंने अपने आसपास बहुत लोगों को सूखे भोजन की किट उपलब्ध कराई। इस प्रकार स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहे। छोटी छोटी मशीनों के द्वारा हमने सैनिटाइजेशन के कार्य किए अपनी अपनी पॉकेट में। ये छोटे छोटे माइक के द्वारा लोगों को सावधान किया कि कोरोना वायरस से किस प्रकार बचें, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। तो इस प्रकार स्वदेशी जागरण मंच की टीम लगातार इस विषय पर सक्रिय रही और लोगों को सहयोग करती रही। आज हम रूबरू हुए स्वदेशी जागरण मंच रोहिणी जिला के संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा जी से। अनिल कुमार शर्मा जी ने स्वदेशी जागरण मंच के प्रति हमें इतनी रोचक जानकारियाँ प्रदान की, इसके लिए हम अनिल कुमार शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।